अध्याय 1541 सरस्वती की विजय। ठीक है, चलो इसकी तुलना उस महिला के पत्थर से करते हैं। आर्यन ने सरस्वती से कहा कि वो अपने पत्थर की तुलना ज़ारा के पत्थर से करे। ज़ारा का काम अभी भी अधूरा था, वो अभी भी पत्थर चुनने में लगी थी। हालांकि उसके साथ अमिताभ जैसा मास्टर था, फिर भी उन्हें पत्थर चुनने में काफ़ी समय लग रहा था। बहुत समय हो गया है, क्या तुम लोगों ने अभी तक काम पूरा नहीं किया? काफी देर इंतजार करने के बाद सरस्वती ने ज़ारा को उकसाने का फैसला किया। चुप रहो, क्या तुम्हें अपनी पसंद पर इतना भरोसा है? ज़ारा सरस्वती की बात से असंतुष्ट दिखी। उसे सरस्वती का मजाक उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। बेशक, मुझे यहाँ एक पत्थर मिल गया है, ये निश्चित रूप से तुम्हें हराएगा, सरस्वती ने ज़ारा से कहा। मुझे यकीन है तुमने फिर से कोई खाली पत्थर ही उठाया होगा। ज़ारा ने ताना मारा कि सरस्वती ने फिर से एक बेकार पत्थर लिया है। हम देख लेंगे, सरस्वती ने ज़ारा से कहा। समय ही बताएगा कि सरस्वती को कोई अच्छा प्रोफाउंड क्रिस्टल मिला है या नहीं। मास्टर अमिताभ, कृपया सबसे अच्छा पत्थर चुनें। मैं इस महिला से हार नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं हारना है। ज़ारा ने मास्टर अमिताभ से कहा कि वो किसी भी हाल में सरस्वती से हारना नहीं चाहती। चिंता न करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विजेता आप ही होंगी। मास्टर अमिताभ ने ज़ारा को जीत का आश्वासन दिया। बहुत अच्छा। ज़ारा अमिताभ के जवाब से प्रसन्न दिखी। उसे लगा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली मास्टर है। कुछ देर इंतजार करने के बाद ज़ारा ने अंततः एक पत्थर चुन लिया जो सरस्वती के पत्थर से थोड़ा बड़ा था। क्या तुम हारने के लिए तैयार हो? ज़ारा ने सरस्वती से पूछा। हार का स्वाद तुम चखोगी, सरस्वती ने ज़ारा से कहा। दोनों एक दूसरे को घूर रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण लड़ पड़ेंगी। पत्थर को काटने वाले अधिकारी सरस्वती और ज़ारा से निकलने वाली काली आभा को देखकर थोड़ा डर गया। वे दोनों खतरनाक हथियारों की तरह लग रही थीं, लेकिन चूंकि ये उसका काम था, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता था। कृपया मुझे अपने पत्थर दें, अधिकारी ने सरस्वती और ज़ारा से उनके पत्थर मांगे। सरस्वती और ज़ारा ने अपने पत्थर सौंप दिए। अब ये देखने का समय था कि उन्होंने क्या चुना था। सरस्वती वास्तव में जानना चाहती थी कि उसे क्या मिलेगा। आर्यन ने उसे यही पत्थर चुनने के लिए इतना जोर क्यों दिया था? सबसे पहले ज़ारा का पत्थर खोला गया। अधिकारी ने ज़ारा का पत्थर खोलने के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग किया। चलो, मुझे कुछ अच्छा चाहिए। ज़ारा कुछ ऐसा चाहती थी जिससे वो तुरंत सरस्वती के मुंह पर तमाचा मार सके। जैसे ही अधिकारी ने ज़ारा का पत्थर काटना शुरू किया, एक लाल रोशनी दिखाई दी। एक डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल। केवल रोशनी की चमक से ही ज़ारा बता सकती थी कि उसे क्या मिला है। अब देखना यह था कि वो क्रिस्टल कितना बड़ा है। पूरी तरह से खुलने के बाद अंदर की सामग्री काफ़ी बड़ी थी, जिसका व्यास लगभग 30 सेंटीमीटर था। बधाई हो मैडम, आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, अधिकारी ने ज़ारा को बधाई दी। हा हा हा, उसे देखो। ज़ारा अच्छे परिणाम मिलने पर संतुष्टि के साथ हंसी। उसे जो परिणाम मिला था, उसे हराना सरस्वती के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। उसे बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। सरस्वती को उम्मीद नहीं थी कि ज़ारा को इतना बड़ा क्रिस्टल मिलेगा। अगर तुम कर सको तो इससे आगे बढ़कर दिखाओ। ज़ारा बहुत आश्वस्त दिख रही थी। उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था। सरस्वती ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने केवल उसे देखकर एक मुस्कान दी। ज़ारा की बारी के बाद अब सरस्वती की बारी थी। अधिकारी ने सरस्वती द्वारा चुने गए पत्थर को काटना शुरू किया। ये एक भद्दा पत्थर है, इसमें शायद केवल 10% ही कुछ होगा। मास्टर अमिताभ ने तुरंत सरस्वती की पसंद का आकलन किया और उसे कमतर बताया। हा हा हा, तो ऐसी बात है। ज़ारा को अब और भी यकीन हो गया था कि जीत उसी की होगी। अधिकारी ने पत्थर को काटना शुरू किया, लेकिन अब तक पत्थर से कोई रोशनी निकलती नहीं दिख रही थी। क्या ये खाली है? सरस्वती को चिंता होने लगी कि कहीं उसने सिर्फ खाली पत्थर तो नहीं उठा लिया। सब खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि तुमने एक कोरा पत्थर उठा लिया है। पत्थर के भीतर क्रिस्टल का कोई संकेत न देखकर ज़ारा ने निष्कर्ष निकाला कि सरस्वती हार गई है। सरस्वती ये सुनकर अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो ज़ारा को क्या जवाब दे। तुम देख क्यों नहीं लेती? अभी तो काटने की प्रक्रिया चल रही है, आर्यन ने ज़ारा से कहा। आर्यन ने बताया कि अभी परिणाम अज्ञात है, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, बस अपनी हार स्वीकार कर लो। ये बड़ी बहन आज रात तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी, ज़ारा ने आर्यन से कहा। ज़ारा ने अपने होठों पर जीभ फेरी। वो आर्यन के साथ खेलने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। वो सरस्वती को थोड़ा नीचा दिखाना चाहती थी। वाह, ये! जब ज़ारा जीत का जश्न मनाने ही वाली थी, अधिकारी अचानक चिल्लाया। वो आश्चर्य के साथ चिल्ला रहा था। अधिकारी की चीख सुनकर ज़ारा ने तुरंत देखा कि क्या हो रहा है। जब ज़ारा ने देखा तो वो अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गई।
उसकी आंखों के सामने लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास वाला डिवाइन रेनबो क्रिस्टल का एक टुकड़ा था, जो बहुत ही आकर्षक रंग बिखेर रहा था। असंभव, उसे डिवाइन रेनबो क्रिस्टल मिला? ये कैसे संभव है? ज़ारा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डिवाइन रेनबो क्रिस्टल मिलने की संभावना 1% से भी कम थी। सरस्वती की किस्मत इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? वाह, मुझे डिवाइन रेनबो क्रिस्टल मिला। सरस्वती उत्साहित हो गई और उसने अपने बगल में खड़े आर्यन को गले लगा लिया। सरस्वती ने अपनी खुशी में आर्यन के सिर को अपने वक्षों के बीच भींच लिया। क्या वो फिर से मुझे मारना चाहती है? आर्यन स्थिति में असहाय था। सरस्वती के पास आर्यन को अपनी आंखों में दबाकर मारने की पूरी शक्ति थी। ज़ारा सुन्न खड़ी रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सरस्वती इतनी भाग्यशाली रही। उसे डिवाइन रेनबो क्रिस्टल कैसे मिला? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि उसके जीतने की संभावना बहुत कम है? ज़ारा ने अमिताभ से सवाल करना शुरू किया। मैंने कहा था कि संभावना कम है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह जैकपॉट मारेगी। मास्टर अमिताभ भी इससे हैरान थे। मेरा दम घुट रहा है, मुझे जल्दी छोड़ो, आर्यन ने सरस्वती से कहा। उसे सरस्वती की बाहों में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। माफ करना, मैं बहुत उत्साहित हूं। ये पहली बार है जब मैंने इतना कुछ जीता है, सरस्वती ने कहा। सरस्वती ने आर्यन को छोड़ा और तुरंत अपना ध्यान ज़ारा की ओर लगाया। ज़ारा, अब अपनी हार स्वीकार करो और वो अंगूठी मेरे हवाले करो, सरस्वती ने ज़ारा से अपनी जीत की शर्त पूरी करने को कहा। अध्याय 1542, दूसरे दौर की बाजी। तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। अपनी हार देखते ही ज़ारा उस शर्त को मानने से इनकार करने लगी जिस पर वे सहमत हुए थे। ज़ारा अचानक एक भुलक्कड़ इंसान बन गई। अभी कुछ ही मिनट हुए हैं, ऐसा लगता है कि तुम सच में बहुत बूढ़ी हो गई हो। शायद तुम्हें घर पर रहकर शांतिपूर्ण जीवन जीना शुरू कर देना चाहिए, आर्यन ने ज़ारा से कहा। ज़ारा को अपनी जिम्मेदारियों से भागते देख आर्यन ने तुरंत उसे कड़वे शब्द कहे। तुमने क्या कहा? आर्यन की बात सुनकर ज़ारा खुश नहीं थी। एक बार फिर आर्यन ने उसे बूढ़ी औरत कहा था। वो जो कह रहा है वो सच है। जल्दी से अपनी अंगूठी मेरे हवाले करो। तुमने पहले ही इस पर दांव लगाया था। अगर तुम इसे खुशी खुशी नहीं देना चाहती तो शायद मुझे इसे ज़बरदस्ती लेना चाहिए। चूंकि ज़ारा ने सरस्वती को उपहार देने से इनकार कर दिया था, इसलिए सरस्वती के पास अपना हक छीनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। आर्यन निश्चित रूप से सरस्वती का समर्थन करने वाला था। उसने सरस्वती के इरादों का पूरा साथ दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, आर्यन को यह सुनिश्चित करना था कि वो ज़ारा को उचित सबक सिखाए, ताकि इस महिला को पता चल जाए कि उनके साथ पंगा लेना अच्छा नहीं है। ज़ारा ने अपने दांत पीसे। वो यहाँ कई लोगों के सामने वादा किया था। अगर उसने अपना वादा तोड़ा तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा। ज़ारा अभी भी फ्रीडम गार्डन संप्रदाय की मेट्रियार्क थी, इसलिए वो जो भी करती उसका सीधा असर उसके संप्रदाय पर पड़ता। ये लो तुम्हारे लिए। ज़ारा ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और उसे सरस्वती की ओर फेंक दी। सरस्वती ने कुशलता से ज़ारा की अंगूठी पकड़ ली। अंगूठी मिलते ही सरस्वती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सरस्वती को यकीन था कि इसके अंदर बहुत सारा अच्छा सामान होगा। ये सब आर्यन की वजह से है। उसने मुझे कुछ बहुत अच्छा दिलाया है। सरस्वती आर्यन के प्रति बहुत आभारी थी। तुम अभी तक गई क्यों नहीं? आर्यन ने ज़ारा से पूछा कि वो तुरंत ये जगह छोड़कर क्यों नहीं गई। मैं क्यों जाऊं? एक छोटी सी हार मुझे इतनी आसानी से यहां से जाने पर मजबूर नहीं कर सकती, ज़ारा ने आर्यन से कहा। ज़ारा अभी भी फिर से लड़ना चाहती थी। वो अपनी हार से असंतुष्ट थी। ओह, तो तुम अभी भी जारी रखना चाहती हो? ज़ारा की बात सुनकर आर्यन बस मुस्कुराया। ये महिला अभी भी आर्यन और सरस्वती के खिलाफ लड़ना चाहती थी। बेशक, मैं पिछली हार का बदला लूंगी। पहले जो हुआ वो सिर्फ किस्मत थी, ज़ारा ने आर्यन और सरस्वती से कहा। आर्यन और सरस्वती ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ज़ारा की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। हम क्या करेंगे? सरस्वती ने आर्यन से पूछा। वो इस मामले पर आर्यन की राय चाहती थी। चलो इसे लूटते हैं। आर्यन ने सरस्वती को ज़ारा के पास जो कुछ मौजूद था वो सब लूट लेने के लिए आमंत्रित किया। ज़ारा की संपत्ति हथियाने का ये सुनहरा अवसर था। तुम बहुत शरारती हो, लेकिन मुझे ये पसंद आया। आर्यन का विचार बहुत नटखट था, लेकिन सरस्वती को ये बहुत पसंद आया। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो, लेकिन इस बार तुम्हारा सामना छोटे भाई आर्यन से होगा। सरस्वती ने ज़ारा की इच्छा से सहमति जताई, लेकिन इस बार उसने खुद के बजाय आर्यन को ज़ारा के साथ खेलने के लिए आगे कर दिया। क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो? ज़ारा को सरस्वती की बात सुनकर अपमान महसूस हुआ कि उसने अचानक आर्यन को उससे लड़ने के लिए क्यों कहा। क्या तुम डर गई हो? अगर तुम जीत नहीं सकती तो मुझसे क्यों लड़ रही हो? सरस्वती ने ज़ारा से कहा। बस खुद को देखो। सरस्वती की बात सुनकर ज़ारा को गुस्सा आया। उसने सरस्वती की बात स्वीकार नहीं की। ठीक है, लेकिन जो होगा उसके लिए पछताना मत, ज़ारा ने सरस्वती से कहा कि उम्मीद है कि सरस्वती को बाद में पछतावा नहीं होगा। मुझे पछतावा नहीं होगा। सरस्वती को पछतावा नहीं होने वाला था। इसके विपरीत उसे आर्यन की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था।
तुम्हारे पास और कुछ बचा नहीं तो तुम क्या दांव पर लगाना चाहती हो? आर्यन ने ज़ारा से पूछा। किसने कहा कि मेरे पास नहीं है? इसे देखो। ज़ारा ने तक्ष को अपनी ओर खींचा। उसने तक्ष के पास जो कुछ था वो सब ले लिया। तुम क्या कर रही हो? जल्दी मुझे दो। ज़ारा ने तक्ष से कहा कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब उसे दे दे। मैं क्यों दूं? तक्ष ने सरस्वती से कहा। उसने ज़ारा के खिलाफ शिकायत की जो अचानक उसे ब्लैकमेल कर रही थी। मुझे परवाह नहीं है, इसे जल्द से जल्द मुझे दो। ज़ारा ने तक्ष से कहा कि वो जो चाहती है उसे जल्दी दे दे, वरना तक्ष को इसके परिणाम भुगतने होंगे। ठीक है, ठीक है। तक्ष ने सिर हिलाया और ज़ारा को वो दे दिया जो वो चाहती थी। सरस्वती, इन दोनों लोगों के बीच क्या रिश्ता है? इन दोनों के बारे में कुछ अजीब लग रहा है। वे दोनों केवल पद के लिए पति पत्नी हैं। उनका रिश्ता तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और स्वतंत्र हो सकता है, सरस्वती ने आर्यन को समझाया। सरस्वती ने बताया कि ज़ारा और तक्ष का रिश्ता बहुत स्वतंत्र था। वे हर दिन अपने साथी बदलने के लिए स्वतंत्र थे। आर्यन समझ गया कि सरस्वती क्या कहना चाहती थी। उसे लगा कि ऐसे रिश्ते की कल्पना करना भी मुश्किल है। ठीक है, चलो एक और दांव लगाते हैं। इस बार मुझे वो सब कुछ चाहिए जो तुम्हारे पास है, ज़ारा ने सरस्वती से कहा। उसे अपनी वो सारी चीज़ें वापस चाहिए थीं जो पहले सरस्वती ने जीत ली थीं। ठीक है, मैं सहमत हूँ। सरस्वती ने बहुत जल्दी ज़ारा की बात मान ली। उन्होंने तुरंत इस दूसरे दौर की बाजी लगा दी। क्या हम पहले जैसा ही खेल खेलेंगे? आर्यन ने ज़ारा से पूछा। आर्यन जानना चाहता था कि ज़ारा किस तरह का खेल चाहती है। नहीं, मुझे छोटी चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे बड़ी चीज़ें चाहिए, ज़ारा ने आर्यन से कहा। ज़ारा को छोटी चीज़ें पसंद नहीं थीं, इसलिए उसने कुछ बड़ा चुना। ओह, तुम्हारा मतलब है कि तुम बड़े पत्थरों की बाजी लगाना चाहती हो? आर्यन ने ज़ारा से कहा। हाँ, यही बात है, ज़ारा ने सिर हिलाया। वो आर्यन के साथ बड़े पत्थरों पर दांव लगाएंगे। बड़े आकार के पत्थरों की संख्या कम थी, इसलिए वे बहुत ज़्यादा पत्थर नहीं चुन सकते थे। इसके अलावा बड़े पत्थरों की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, उन्हें खरीदना आसान नहीं था। ये देखते हुए कि मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है, लोग वहां इकट्ठा होने लगे। बड़े पत्थर खरीदना दुर्लभ था, क्योंकि अगर तैयारी ना हो तो लोग बहुत सारा पैसा खो सकते थे। पति, तुम कौन सा पत्थर चुनोगे? सरस्वती ने पूछा कि आर्यन पत्थर का कौन सा टुकड़ा चुनेगा। मुझे कुछ देर देखने दो, आर्यन ने कहा कि वो कुछ देर चारों ओर देखेगा। दूसरी तरफ ज़ारा ने मास्टर अमिताभ को चेतावनी दी। मास्टर अमिताभ, पहले जैसी गलती दोबारा मत करना, वरना तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। ज़ारा ने चेतावनी दी कि अगर वो हार गई तो किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। मैं समझ गया, मास्टर अमिताभ ने सिर हिलाया। वे इस भारी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते थे। अध्याय 1543। हमारा भाग्य एक जैसा है। ज़ारा सरस्वती से हारना नहीं चाहती थी। इस बार उसे ये साबित करना था कि उसमें सरस्वती को हराने की क्षमता है। ज़ारा ने आर्यन और सरस्वती को देखा। वो जानना चाहती थी कि क्या उनके पास उसे हराने की कोई रणनीति है। क्यों ना हम इसे ले लें। आर्यन ने एक सबसे बड़े पत्थर की ओर इशारा किया जिसकी कीमत बहुत महंगी कही जा सकती थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और ये थोड़ा संदेहास्पद भी लग रहा है। सरस्वती को आर्यन की पसंद पर यकीन नहीं था। उसने देखा कि इस पत्थर के टुकड़े की कीमत बहुत अधिक थी। इस पत्थर की कीमत 50,000 प्रोफाउंड क्रिस्टल थी, जो एक बहुत बड़ी राशि थी। लेकिन मुझे यही चाहिए। आर्यन ने कहा कि उसे यही पत्थर चाहिए। आर्यन इसके अंदर की सामग्री चाहता था। सरस्वती को समझ नहीं आया, भले ही ये पत्थर बहुत महंगा था, लेकिन 50,000 प्रोफाउंड क्रिस्टल खर्च करना एक ऐसा कार्य था जो बहुत हानिकारक हो सकता था। अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे अपनी बचत से खरीदूंगा। आर्यन ने सरस्वती से कहा कि वो इसे अपनी बचत से खरीदेगा। ये सुनकर सरस्वती काफी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इसे अपनी बचत का उपयोग करके खरीदेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास इतने सारे प्रोफाउंड क्रिस्टल हैं? वरना मैं अभी भी तुम्हें कुछ दे सकती हूँ, सरस्वती ने आर्यन से कहा। सरस्वती को डर था कि आर्यन के पास शायद उतने पैसे न हों, इसलिए उसने उसे कुछ और देने का इरादा किया। सरस्वती काफी अच्छी थी, वो अभी भी आर्यन के बारे में सोच रही थी। मेरे पास प्रोफाउंड क्रिस्टल बहुत बड़ी मात्रा में है, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन के पास मौजूद प्रोफाउंड क्रिस्टल की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सरस्वती को आर्यन की वित्तीय समस्याओं के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। सरस्वती का मुंह खुला रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन के हाथ में इतने सारे प्रोफाउंड क्रिस्टल होंगे। आर्यन और ज़ारा ने अंततः उन पत्थरों को चुनना समाप्त कर लिया जिन्हें वो काटने वाले थे। ओह, तो तुमने भी चुन लिया है। इस बार अपनी हार के लिए तैयार रहो, ज़ारा ने आर्यन से कहा। वो अपने पत्थर को लेकर बहुत आश्वस्त दिख रही थी। ज़ारा ने जो पत्थर चुना था वो केवल 15,000 डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल का था। ये राशि ज़ारा के स्तर के लिए भी काफ़ी शानदार थी। भले ही आर्यन से तुलना की जाए, ये राशि अभी भी बहुत कम थी। आर्यन का पत्थर ज़ारा के पत्थर से 3 गुना अधिक महंगा था। महिलाएं पहले। आर्यन ने ज़ारा को पहले जाने का निमंत्रण दिया।
इसे ध्यान से देखो। ज़ारा आगे बढ़ी। वो इस विशाल पत्थर को खुद काटेगी। मालिक को किसी भी अधिकारी के हस्तक्षेप के बिना पत्थर काटने का अधिकार था। ज़ारा ने तलवार ली और उस बड़े पत्थर पर प्रहार करना और उसे काटना शुरू कर दिया जिसे खरीदा गया था। हर कोई ज़ारा द्वारा चुने गए पत्थर को लेकर बहुत उत्सुक था, ये देखते हुए कि ज़ारा ने इसके लिए काफ़ी बड़ी कीमत चुकाई थी। एक प्रहार के साथ, जो बहुत सुंदर लग रहा था, ज़ारा ने पत्थर को 2 टुकड़ों में काटने में कामयाबी हासिल की। ध्यान से देखो, ज़ारा ने आर्यन और बाकी सभी से कहा कि वो देखें कि उसे क्या मिला है। ओह! हर कोई चिल्लाया। वे जय करने से पहले ही जयकार करने लगे थे। तुम किस बात पर गर्व कर रही हो? ध्यान से देखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये खाली हो, आर्यन ने ज़ारा से कहा। आर्यन को लगा कि ज़ारा बहुत हास्यास्पद है। इस महिला ने अभी अभी अपना चेहरा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था। ज़ारा ने तुरंत देखा। जब उसने अपने पत्थर को देखा तो उसे पता चला कि पत्थर के अंदर किसी प्रोफाउंड क्रिस्टल का कोई संकेत नहीं था, केवल बेकार मिट्टी के ढेले थे। क्या? ज़ारा ये देखकर बहुत क्रोधित हो गई। उसके शरीर से गुस्से का आभास होने लगा। मास्टर अमिताभ पसीने से भर गया। वो तुरंत वहां से निकल गया। अगर वो वहां रुकता तो ये निश्चित था कि उसकी जान चली जाती। मास्टर अमिताभ, जल्दी वापस आओ, वरना मैं तुम्हें हुए सभी नुकसानों की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। ज़ारा दहाड़ी। उसने अमिताभ से वापस आने और अपनी जिम्मेदारी लेने को कहा। फुफ 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 फुफ। सरस्वती ये देखकर हंसने लगी। सरस्वती ने इससे पहले कभी इस तरह की खुशी महसूस नहीं की थी। ज़ारा को पस्त देखना सरस्वती के लिए सबसे खूबसूरत चीज थी। तुम क्यों हंस सकती हो? परिणाम अभी तक अनिश्चित हैं। तुम्हें शायद मुझसे भी बदतर परिणाम मिले। ज़ारा ने कहा। मैं बस तुम्हारी हरकत पर हंस रही थी। तुम्हारी हार बहुत मजेदार थी। अगर हम हारते तो हम तुम्हारी तरह प्रतिक्रिया नहीं करते। सरस्वती ने ज़ारा से कहा। तुम? ज़ारा ने सरस्वती की ओर इशारा किया। इस महिला ने ज़ारा को और नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर ऐसी बातें कही होंगी। छोटे भाई, अब तुम्हारी बारी है। शुभकामनाएं। सरस्वती केवल यही प्रार्थना कर सकती थी कि आर्यन को कुछ अच्छा मिले, भले ही वो बहुत अच्छा न हो। सरस्वती को बस यही उम्मीद थी कि आर्यन की हालत ज़ारा जैसी न हो। आर्यन आगे बढ़ने लगा। उसने अपना पत्थर काटना शुरू किया। ज़ारा के विपरीत आर्यन ने अपने सामने के पत्थर को धीरे धीरे काटना शुरू किया। वो बहुत सावधानी बरत रहा था। इतना समय क्यों लग रहा है? लोग आर्यन जो कर रहे थे उससे अधीर हो रहे थे। उनके लिए इसे बस 2 भागों में विभाजित करना आसान था। चुप रहो, उसकी एकाग्रता को भंग मत करो। सरस्वती ने उन लोगों को डांटा जिन्होंने आर्यन के प्रति अशिष्ट होने की हिम्मत की। जैसे ही सरस्वती ने हस्तक्षेप किया, लगभग हर कोई तुरंत शांत हो गया। उनमें आर्यन के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करने की हिम्मत नहीं थी। सरस्वती की प्रतिष्ठा यहाँ काफी थी। उसने आसानी से लोगों को चुप करा दिया। आर्यन लगभग आधा पत्थर काट चुका था, लेकिन अभी भी किसी प्रोफाउंड क्रिस्टल का कोई संकेत नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा ज़ारा को मिला था। हा हा हा, लगता है इस बार हमारा भाग्य एक जैसा है। ये देखकर कि आर्यन का पत्थर भी खाली लग रहा है, ज़ारा ने निष्कर्ष निकाला कि उनकी किस्मत एक जैसी है। ऐसा नहीं है, अभी आधा रास्ता बाकी है, अभी भी कुछ अच्छा पाने का मौका है, आर्यन ने ज़ारा से कहा। आर्यन अभी भी अपनी पसंद को लेकर आशावादी था। उसे यकीन था कि इस पत्थर में कुछ अच्छा मिलेगा। सपने देखते रहो, सपने कभी सच नहीं होते। ज़ारा ने कहा कि अगर आर्यन केवल सपने देख रहा है तो उसका सपना कभी सच नहीं होगा। ज़ारा को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि वो आर्यन से ज्यादा भाग्यशाली है। ज़ारा को याद था कि आर्यन का पत्थर उसके पत्थर से 3 गुना अधिक महंगा था, इसलिए अगर ये खाली निकला तो आर्यन का नुकसान बहुत बड़ा होगा। ये सोचकर ही ज़ारा की झुंझलाहट दूर हो रही थी। अब कुछ ही देर की बात है। काफी देर तक काटने के बाद आर्यन जो खोज रहा था वो बहुत करीब होना चाहिए था। बस थोड़ा और आर्यन को अपना उपहार मिल जाता। आर्यन ने एक कट लगाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक रंग बिरंगी रोशनी दिखाई दी और इस जगह को रोशन कर दिया। वो क्या है? उस बहुरंगी रोशनी से हर कोई अंदाजा लगा सकता था कि आर्यन को क्या मिला है। असंभव। ज़ारा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये फिर से कैसे हो सकता है? अध्याय 1544। रेड रोज हेवन लैंड की नीलामी शुरू। क्या उसे भी डिवाइन रेनबो क्रिस्टल मिला? आर्यन को डिवाइन रेनबो क्रिस्टल मिलता देख हर कोई तुरंत उन्माद में आ गया। ये शायद इसका सिर्फ एक हिस्सा है, कुछ हिस्सा सिर्फ कोरी चट्टान हो सकती है। ज़ारा ने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि आर्यन को इतना बड़ा इनाम नहीं मिल सकता। छोटे भाई, आगे बढ़ो और इस बुढ़िया को दिखाओ, सरस्वती ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन से प्राप्त परिणाम दिखाने के लिए कहा। कोई बात नहीं, आर्यन ने सिर हिलाया। उसने तुरंत दिखाया कि उसे क्या मिला है। आर्यन ने सभी पत्थरों के टुकड़ों को काटना जारी रखा और केवल डिवाइन रेनबो क्रिस्टल को बचा रहने दिया। वाह, वो एक विशाल डिवाइन रेनबो क्रिस्टल है। वो वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। जब सभी पत्थरों को पूरी तरह से हटा दिया गया तो हर कोई देख सकता था कि आर्यन ने बहुत बड़ी मात्रा में डिवाइन रेनबो क्रिस्टल प्राप्त किए थे। ये कहा जा सकता था कि आर्यन बहुत भाग्यशाली था। वो एक ऐसा भव्य इनाम हासिल करने में कामयाब रहा जो किसी और को कभी नहीं मिला था। ज़ारा चुप थी। आर्यन को इतना बड़ा इनाम मिलते देख वो अवाक रह गई।
लानत है, क्यों, मैं फिर से क्यों हार गई? ज़ारा गुस्से में थी, वो फिर से क्यों हार गई? भले ही उसने अपने बगल वाले विशेषज्ञ को बुलाया था, लेकिन वो अभी भी सरस्वती और आर्यन से कैसे हार गई? ज़ारा, ये तुम्हारी दूसरी हार है, अब जल्दी से अपना सामान हमारे हवाले करो, सरस्वती ने ज़ारा से कहा। सरस्वती बहुत खुश थी, वो ज़ारा का सामान लेते समय प्रसन्न दिख रही थी। ज़ारा ने सरस्वती की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि ज़ारा अब सरस्वती और आर्यन को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। मैं अपना सामान तुम्हें नहीं दूंगी। इस बार ज़ारा ने अपना सामान सरस्वती को देने से इनकार कर दिया। ओह, तो इस बार तुमने उस सामान को देने से मना कर दिया जिस पर हम सहमत थे। ऐसा लगता है कि तुम अपना असली स्वभाव दिखा रही हो, सरस्वती ने ज़ारा से कहा। ज़ारा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वो महिला सरस्वती को वो नहीं देना चाहती थी जो उसका हक था। बेशक मैं मना करती हूँ, ज़ारा ने स्पष्ट रूप से वो उपहार देने से इनकार कर दिया जो सरस्वती का होना चाहिए था। तो फिर मेरे पास इसे ज़बरदस्ती लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ज़ारा को अपना इनाम देने से मना करते देख सरस्वती को उसे ज़ारा के हाथों से छीनना पड़ा। सरस्वती इसका इंतजार कर रही थी, वो अब और ज़्यादा ज़ारा से लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। सरस्वती और ज़ारा ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। इस महान शक्ति के कारण रेड रोज हेवन लैंड कांपने और हिलने लगा। अंदर मौजूद हर कोई महसूस कर सकता था कि वहां युद्ध चल रहा था। ये स्पष्ट रूप से बहुत बड़े कल्टीवेशन आधार वाले लोगों के बीच की लड़ाई थी। ये ऐसा क्यों है? आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि सरस्वती तुरंत ज़ारा से लड़ने लगेगी। ऐसा लग रहा था कि सरस्वती ज़ारा की हरकतों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बूम! सरस्वती और ज़ारा लड़ने लगीं। उन्होंने हवा में एक दूसरे पर कई प्रहार किए। कमजोर कल्टीवेशन वाले लोग तुरंत वहां से चले गए। अगर वे इस जगह पर रुकते तो ये निश्चित था कि वे इस युद्ध में नष्ट हो जाते। तुम मुसीबत मोल ले रही हो, मैं तुम्हें इसका पछतावा कराऊंगी, सरस्वती ने ज़ारा से कहा कि सरस्वती ने जो किया है उसके लिए वो निश्चित रूप से पछताएगी। पछतावा तो तुम्हें होगा, मैं निश्चित रूप से इस बिजली से तुम्हारे शरीर को जला दूंगी, सरस्वती ने ज़ारा से कहा। सरस्वती और ज़ारा दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया। उनमें से कोई भी दूसरे से हारने को तैयार नहीं था। ज़ारा की क्षमता हवा थी, इसलिए उसने हवा की कुछ बहुत तेज धारों का उपयोग करके सरस्वती पर हमला करने की कोशिश की। दूसरी ओर सरस्वती ने ज़ारा को जलाने और नष्ट करने के लिए अपनी बिजली का उपयोग किया। बूम बूम बूम, धमाके के बाद धमाका हुआ। सरस्वती और ज़ारा जो कर रही थीं उससे पत्थर के जुए का स्थान अस्त व्यस्त होने लगा। सरस्वती, तुम इसे तुरंत खत्म क्यों नहीं कर देती? नीचे खड़े आर्यन ने सरस्वती से युद्ध को तुरंत समाप्त करने के लिए कहा। सरस्वती की क्षमता के साथ इस युद्ध को समाप्त करना उसके लिए पर्याप्त होना चाहिए था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, सरस्वती ने सिर हिलाया। वो जल्द ही इस युद्ध को समाप्त कर देगी। पर्पल लाइटनिंग डोमेन, सरस्वती ने एक डोमेन खोला। ऐसा लग रहा था कि वो युद्ध को समाप्त करने की तैयारी कर रही थी। विंड गार्डन डोमेन, ज़ारा भी हारना नहीं चाहती थी। उसने सरस्वती के वर्चस्व के खिलाफ लड़ने के लिए एक डोमेन खोला। दो भारी डोमेन के टकराने से एक बड़ी घटना हुई, जिससे कंपन और भी तीव्र हो गया। रेड रोज हेवन लैंड के भीतर लोग डरे हुए थे। सरस्वती और ज़ारा की लड़ाई बहुत भयानक थी। दफा हो जाओ, सरस्वती ने ज़ारा की ओर बड़ी मात्रा में बिजली नियंत्रित की। बीच में ज़ारा ने भी सरस्वती की ओर बड़ी मात्रा में हवा फेंकना शुरू कर दिया। बूम! जब ये दो शक्तियां आपस में लड़ी तो सभी धमाके हुए। इस लड़ाई में सरस्वती निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली थी। वो ज़ारा से श्रेष्ठ थी। आह! ज़ारा चिल्लाई। जैसे ही उसने सरस्वती का हमला झेला, उसकी चीख निकल गई। ज़ारा का शरीर बिजली की चपेट में आ गया, जिससे उसके पतले कपड़े उड़ गए। इसके अलावा बिजली के इस झटके के कारण ज़ारा का शरीर थोड़ा काला पड़ गया। चूंकि बिजली का झटका काफी तेज था, ज़ारा की चेतना गायब हो गई। वो सरस्वती के महान हमले से पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। सरस्वती ने ज़ारा से खजाना निकाल लिया। अपना इनाम लेने के बाद सरस्वती वापस आर्यन के पास लौट आई। पति, इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ, सरस्वती ने आर्यन को देखकर मुस्कुराई। उसने वास्तव में ज़ारा के साथ संक्षिप्त युद्ध का आनंद लिया था। तुम्हारा काम हो गया तो चलो चलते हैं। आर्यन ने सरस्वती को ले लिया। आर्यन ने डिवाइन रेनबो क्रिस्टल को स्टोरेज में रखना शुरू कर दिया था। चलो, सरस्वती ने आर्यन की बांह पकड़ ली। वे दोनों उस जगह से चले गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सरस्वती इतनी शक्तिशाली होगी। ऐसा लगता है कि उसकी शक्ति काफी बढ़ गई है। तक्षा ज़ारा के पास आया। उसने ज़ारा की मदद करना शुरू कर दिया, जो इस समय घायल थी। पिछली लड़ाई में तक्षा को उम्मीद नहीं थी कि ज़ारा इतनी आसानी से हार जाएगी। ज़ारा की हार बहुत आसान थी और इसने तक्षा को डरा दिया था। अगर सरस्वती ज़ारा को आसानी से हरा सकती थी तो सरस्वती तक्षा को भी आसानी से हरा सकती थी। तक्षा ज़ारा को लेकर वहां गया जहां फ्रीडम गार्डन संप्रदाय का समूह था। ज़ारा को हराने के बाद आर्यन और सरस्वती 7 फेरी सक्यूबस को देखने के लिए गए।
जिसके बाद वे नीलामी स्थल की ओर बढ़े। आज एक बड़ी नीलामी होने वाली थी। हर कोई स्वाभाविक रूप से नीलामी में भाग लेने गया। वे जानना चाहते थे कि वहां क्या ऐसी कोई चीज है जिसमें उनकी दिलचस्पी हो। आर्यन को एक विशेष कमरे में ले जाया गया। ऐसा लग रहा था कि ये विशेष कमरा सरस्वती के लिए तैयार किया गया स्थान था। एक महत्वपूर्ण अतिथि के रूप में स्वाभाविक रूप से सरस्वती के पास 7 फेरी सक्यूबस के साथ एक निजी कमरा पाने का विशेष अधिकार था। जो कमरा मिला वो बहुत सुसज्जित था। इस कमरे में गद्दे, कुर्सियां और कई अन्य सुविधाएं थीं। इस कमरे में एक विशेष शीशा था। इस विशेष शीशे का उपयोग नीलामी प्लेटफॉर्म को देखने के लिए किया जाता था। बाहर से ये शीशा नहीं देखा जा सकता था। ये बाहरी लोगों की नज़र को रोकने के लिए एक तरफ की दीवार की तरह था। इसलिए अगर आर्यन ने कुछ भी किया तो बाहरी लोग ये नहीं देख पाएंगे कि आर्यन क्या कर रहा है। अध्याय 1545 नीलामी में कीमत की जंग। मुझे आश्चर्य है कि क्या नीलामी में कुछ अच्छा होगा। आर्यन ने सोचा कि क्या नीलामी के लिए कुछ अच्छी चीजें रखी गई हैं। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा होगा। सरस्वती ने आर्यन को उत्तर दिया। सरस्वती को पूरा यकीन था कि नीलामी में कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि तुमने जो कहा वो सच हो। आर्यन ने आशा व्यक्त की कि सरस्वती की बात सच निकले। वो वास्तव में नीलामी में किसी अच्छी वस्तु की उम्मीद कर रहा था। अगर इस बार नीलामी में कोई अच्छी चीज नहीं आई तो ये बहुत उबाऊ होगा। लोग आने लगे। दुनिया भर के लोग इस नीलामी में इकट्ठा होने लगे। शक्तिशाली लोग अधिकतर आर्यन की तरह विशेष कमरों में थे, इसलिए आर्यन शायद नीलामी में मौजूद शक्तिशाली लोगों को नहीं देख पाएगा। इसके अलावा हर किसी की पहचान बहुत गुप्त रखी गई थी, इसलिए किसी के लिए दूसरे की पहचान का पता लगा पाना बहुत मुश्किल था। यहाँ आर्यन को ये नहीं पता होगा कि नीलामी में उसका दुश्मन कौन है। उसे ठीक से बोली लगाने में सक्षम होना चाहिए था। नीलामी पूरी तरह से शुरू होने का इंतजार करते हुए आर्यन ने नीचे की ओर देखा। सरस्वती और आर्यन के बगल में खड़ी महिला ने भी आर्यन को सब कुछ समझाया। उन सभी ने आर्यन को नीचे के महत्वपूर्ण लोगों को याद रखने में मदद की। आर्यन नीचे के लोगों को याद करने लगा। उसने अपने नीचे की हर महत्वपूर्ण स्थिति को याद करना शुरू कर दिया। आप सभी का स्वागत है। मैं आज की नीलामी का मार्गदर्शक रहूंगा। अपने सिर पर लंबी टोपी पहने हुए एक व्यक्ति प्रकट हुआ। आज की नीलामी का नेतृत्व इसी व्यक्ति द्वारा किया जाना था। सभी ने खड़े होकर तालियां बजाईं। हर कोई नीलामी शुरू होने की खुशी में तालियां बजा रहा था। नीलामी शुरू होने के लिए आपने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया होगा। आज आपके लिए बहुत सारी अद्भुत चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारे प्रोफाउंड क्रिस्टल तैयार किए होंगे, क्योंकि आप यहाँ से चीज़ें आसानी से घर नहीं ले जा पाएंगे। नीलामीकर्ता ने सभी से कहा। हर कोई पहले से ही जानता था कि उनके लिए वो पाना आसान नहीं होगा जो वो चाहते हैं। आज बहुत सारे शक्तिशाली लोग थे, इसलिए उनके बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली थी। ठीक है, चलिए सीधे पहली वस्तु पर चलते हैं। पहली वस्तु ब्लैक एंड व्हाइट स्टार स्टोन है। ये यिन और यांग युक्त एक पत्थर है। ये आप में से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो इस स्थान पर उपस्थित हैं। नीलामीकर्ता ने तुरंत पहली वस्तु का विवरण दिया जिसकी नीलामी होने वाली थी। ये सुनकर कई लोग तुरंत उत्साहित हो गए। वो सभी इसे लेकर बहुत खुश लग रहे थे। ब्लैक एंड व्हाइट स्टार स्टोन की शुरुआती कीमत 3000 डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल है। नीलामीकर्ता ने भीड़ से कहा। 325, 350, 400। लोगों ने बोली लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पत्थर की कीमत काफ़ी जल्दी बढ़ा दी। ब्लैक एंड व्हाइट स्टार स्टोन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। आर्यन ने सोचा कि ये पत्थर वास्तव में काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके काम का नहीं था, इसलिए उसने इसे छोड़ने का फैसला किया। 1000। अंत में बोली लगाने के बाद किसी ने कीमत 1000 तक बढ़ा दी। क्या कोई और नहीं है जो कीमत बढ़ाना चाहता है? नीलामीकर्ता ने वहां मौजूद लोगों से पूछा। ब्लैक एंड व्हाइट स्टार स्टोन की कीमत पहले ही 1000 तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उनके लिए प्रस्ताव देने का कोई मतलब नहीं था। ओह, मैं समझ गया। तो ब्लैक एंड व्हाइट स्टार स्टोन पाने के लिए वहां मौजूद मास्टर को बधाई। नीलामीकर्ता ने उस व्यक्ति को बधाई दी जिसे वो पत्थर मिला। लोगों ने तालियां बजाईं और उस पत्थर को किसी और के हाथ में जाने दिया। पहली वस्तु बेचने के बाद नीलामी दूसरे दौर में प्रविष्ट हुई। इस दूसरे दौर में नीलाम होने वाली वस्तु एक कल्टीवेशन पुस्तक थी। दर्शकों, ये फीनिक्स मैजेस्टी आर्ट नामक एक कल्टीवेशन पुस्तक है। आप सभी को इस पुस्तक में दिलचस्पी हो सकती है। नीलामीकर्ता ने दूसरी वस्तु की जानकारी दी। फीनिक्स मैजेस्टी आर्ट, ये क्या है? आर्यन नीलाम हो रही पुस्तक के बारे में थोड़ा उत्सुक था। उसे लगा कि उसे पुस्तक के बारे में थोड़ा पता लगाना चाहिए। इस पुस्तक की शुरुआती कीमत 1000 डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल है। कृपया अपनी बोली लगाएं। नीलामीकर्ता ने कीमत खोलनी शुरू की। 1100, 1150, 1250। कुछ लोगों ने कीमत बढ़ानी शुरू कर दी। उन्होंने फीनिक्स मैजेस्टी आर्ट की कीमत बढ़ाना शुरू किया और बहुत जल्दी बोलियां लगाईं। आर्यन ने अपनी गॉड आइज का उपयोग किया। उसने ये निर्धारित करना शुरू किया कि अगर वो इस पुस्तक को खरीदता है तो उसे क्या मिलेगा। गॉड आइज का उपयोग करने के बाद आर्यन को पता चला कि इसके अंदर एक महिला को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कला है। इस तरह दोहरी साधना करते समय जोड़ों को बहुत खुशी महसूस होगी।
ये एक दिलचस्प पुस्तक लगती है। मुझे ये अपनी महिलाओं के लिए लेनी चाहिए। आर्यन ने भाग लेने का फैसला किया। 5,000। आर्यन ने कीमत खोली, उसने तुरंत कीमत को 2 गुना कर दिया। ये कौन है? हर कोई तुरंत उस व्यक्ति की दिशा में देखने लगा जिसने कीमत को 2 गुना करने की हिम्मत की। जब उन्होंने आवाज के स्रोत की तलाश की तो उन्हें पता चला कि इसका मालिक वीआईपी रूम से कोई था। वीआईपी रूम से होने के कारण ये अजीब नहीं था कि इस व्यक्ति ने कीमत को 2 गुना करने की हिम्मत की। ये निश्चित रूप से असीमित संसाधनों वाला कोई व्यक्ति था। वीआईपी रूम के लोगों के लिए 5,000 बस बच्चों का खेल था। ऐसा लगता है कि हमारे मेहमानों में से किसी ने 5,000 की बोली लगाई है। क्या आप में से कोई इस व्यक्ति के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है? नीलामीकर्ता ने वहां मौजूद लोगों से पूछा। लोग हिचकिचाने लगे। आर्यन ने जो कीमत खोली थी वो बहुत ऊंची थी, वे आसानी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। इसके अलावा ये अभी शुरुआत थी, इसलिए वो नीलामी के आरंभ में ही बहुत अधिक फिजूल खर्ची कैसे कर सकते थे। 10,000। अचानक किसी ने कीमत को फिर से 2 गुना कर दिया। अब ये कौन है? लोग उत्सुक होने लगे। वे तुरंत उस व्यक्ति की तलाश करने लगे जिसने कीमत बढ़ाई थी। कीमत बढ़ाने वाला व्यक्ति भी वीआईपी रूम से ही निकला। वाह, ये महान लोगों की लड़ाई है। वीआईपी रूम से कीमत बढ़ाने वाले व्यक्ति के बारे में जानकर हर कोई थोड़ा उत्साहित हो गया। ऐसा लग रहा था कि ये एक भीषण मुकाबला होगा। ये कौन है जो मेरे खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है? आर्यन को नहीं पता था कि किसने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत की। ये व्यक्ति निश्चित रूप से अमीर होना चाहिए। 11,000। आर्यन ने फिर से कीमत बढ़ाई। वो इतनी आसानी से हारना नहीं चाहता था। 22,000। दूसरा पक्ष भी हारना नहीं चाहता था, उसने फिर से कीमत को 2 गुना कर दिया। आर्यन अपने दुश्मन की हरकत से हैरान था। सच कहूं तो ये व्यक्ति कीमत बढ़ाने में बहुत साहसी था। पति, ये कौन है? वो इतनी आसानी से कीमत कैसे बढ़ा सकता है? मुझे यकीन नहीं कि वो कोई सामान्य व्यक्ति है। सरस्वती को तुरंत अजीब लगा, शायद ही कोई ऐसा था जो इतनी ऊंची कीमत बढ़ा सकता। मुझे भी नहीं पता। आर्यन को भी नहीं पता था कि ये व्यक्ति कौन था। निश्चित रूप से ये व्यक्ति आर्यन के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। मैं देखता हूं। आर्यन ने उस व्यक्ति को देखने का फैसला किया जिसने उससे लड़ने की कोशिश की थी। वो जानना चाहता था कि कौन उसके सामने आने की कोशिश कर रहा है। अध्याय 1546। दौलत मुसीबत की तलाश में। आर्यन ने गॉड आइज का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए किया कि उसके खिलाफ कौन लड़ रहा है। गॉड आइज का उपयोग करते हुए आर्यन को तुरंत पता चल गया कि वो व्यक्ति कौन था जो उसके लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। वो गुलाम बेचने वाला दौलत निकला, वही फीनिक्स मेजेस्टी आर्ट के लिए लड़ने और मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। पति, वो कौन है? सरस्वती ये जानने के लिए उत्सुक थीं कि वो व्यक्ति कौन था जो आर्यन के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। वो बस एक मोटा आदमी था जिसने उस समय हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की थी। आर्यन को वास्तव में दौलत याद नहीं था, इसलिए उसने कहा कि ये एक मोटा आदमी था जो उनके साथ परेशानी की तलाश में था। ओह, क्या वो दौलत है? कोई अजीब बात नहीं है, उसके पास वास्तव में बहुत सारे संसाधन हैं। सरस्वती ने आर्यन से कहा। सरस्वती को यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो मोटा आदमी वास्तव में इसके सक्षम था। उसके पास काफी संख्या में प्रोफाउंड क्रिस्टल थे। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम हार मान लोगे? सरस्वती ने आर्यन से पूछा। हार मान लूं? ये मजेदार है। मेरे पास बहुत सारे प्रोफाउंड क्रिस्टल हैं। इस व्यक्ति के साथ खेलना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। आर्यन के पास अभी भी बहुत पैसा था। उसके पास वे प्रोफाउंड क्रिस्टल अभी भी थे जो उसने पहले दौलत से प्राप्त किए थे। आर्यन उन चीजों का उपयोग दौलत के खिलाफ करने जा रहा था। आर्यन को अपनी चीजों पर बहुत भरोसा था। 23,000। आर्यन ने फिर से कीमत बढ़ाई। वो दौलत से लड़ने के लिए फिर से कीमत बढ़ाने लगा। 25,000। दौलत अभी भी हार नहीं मानना चाहता था। वो फीनिक्स मेजेस्टी आर्ट के लिए कीमत बढ़ाता रहा। कीमत बढ़ती रही। पलक झपकते ही फीनिक्स मेजेस्टी आर्ट की कीमत लगभग 50,000 को छू गई। सच कहूं तो ये एक अद्भुत कीमत है। ये केवल दूसरी वस्तु है। कीमत इस बिंदु तक कैसे पहुंच सकती है? कमीने, ये अमीर आदमी कौन है? कोई मेरे साथ इस हद तक प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकता है? दौलत को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके साथ मुकाबला कर सकता है। ये पहली बार था जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो उससे टक्कर ले सके। मास्टर, हालांकि फीनिक्स मेजेस्टी आर्ट काफी अच्छी है, लेकिन ये 50,000 के लायक नहीं है। बगल में बैठी महिला ने दौलत को याद दिलाना शुरू किया कि फीनिक्स मेजेस्टी आर्ट 50,000 डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल के लायक नहीं थी। हाँ, तुम शायद सही कह रही हो। ये 50,000 डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल के लायक नहीं है। बेहतर होगा कि मैं हार मान लूं। मैं जिस चीज के पीछे हूं वो अभी बहुत दूर है। मुझे इस तरह की तकनीक पर बहुत अधिक संसाधन बर्बाद नहीं करने चाहिए। दौलत ने अंततः हार मान ली। अभी भी एक विशेष वस्तु थी जिसे दौलत चाहता था। चूंकि दौलत ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था, इसलिए इस लड़ाई में विजेता आर्यन रहा। मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा भुगतान करना पड़ा। ऐसा लगता है कि मुझे इस व्यक्ति को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। दौलत की हरकतों के कारण आर्यन को अधिक भुगतान करना पड़ा। ये बहुत सुखद नहीं था क्योंकि आर्यन को फीनिक्स मेजेस्टी आर्ट के लिए अधिक कीमत देनी पड़ी।
आर्यन, तुम ये तकनीक इतनी शिद्दत से क्यों चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी महिलाएं ऐसे सीखें? सरस्वती ने आर्यन से पूछा। बेशक, मुझे नहीं लगा कि ये तुम लोगों के लिए कोई खराब तकनीक है, आर्यन ने अपने बगल में बैठी सरस्वती से कहा। आर्यन की बात सुनकर सरस्वती के चेहरे पर लाली आ गई। वो काफी शर्मा गई जब उसने सुना कि आर्यन चाहता था कि वे इसे सीखें। सरस्वती निश्चित रूप से जानती थी कि आर्यन क्या चाहता था। आर्यन चाहता था कि वे बिस्तर पर और भी अधिक आकर्षक दिखें। फुफ्फुफ्फुफ्फु। सरस्वती मुस्कुराई। वो खुश थी कि आर्यन इस तरह की स्थिति में भी उनके बारे में सोच रहा था। नीलामी फिर से शुरू हुई। अब तीसरी वस्तु एक गोली थी जो दोहरी साधना करते समय जीवन शक्ति और प्रभाव को बढ़ाती थी। बेशक ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने तुरंत गोली पर बोली लगाई। उन सभी ने तुरंत ऊंची कीमत पर बोली लगाई। दौलत ने फिर से बोली लगाई। उसने फिर से ऊंची कीमत के साथ बोली लगाई। बदले का समय। अब दौलत द्वारा किए गए कृत्य का बदला लेने का समय आर्यन के लिए था। आर्यन ने दौलत की वस्तुओं के लिए कई बार कीमत बढ़ाई। लानत है, ये आदमी फिर से आ गया। ये मेरे साथ मुसीबत ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दौलत काफी चिढ़ गया था जब उसने वीआईपी रूम के उस व्यक्ति को देखा जो उसके खिलाफ वापस आया था। मैं नहीं हारूंगा। 50,000। दौलत ने फिर से कीमत बढ़ाई। उसने आर्यन को हार मानने पर मजबूर करने के लिए फिर से कीमत बढ़ाई। 50,001। आर्यन ने कीमत बढ़ाई। उसने बिल्कुल अंत में एक अंक बढ़ा दिया। कमीने, 1 लाख। दौलत आग बबूला हो गया। उसने कीमत बढ़ाकर 1 लाख कर दी। वाह, ये 1 लाख से ऊपर है। हर कोई चौंक गया जब उन्होंने कीमत को 1 लाख तक पहुंचते देखा। ये अब तक की सबसे ऊंची नीलामी कीमत थी। हे, अब महसूस करो। दौलत से भुगतान करवाने के बाद आर्यन रुक गया। उसने इस मोटे आदमी को उसे चुनौती देने के परिणामों को महसूस करने दिया। दौलत को लगा कि कुछ गलत है। वो सिर्फ एक गोली के लिए इतनी ऊंची कीमत क्यों चुकाएगा, जबकि ये गोली इतनी महंगी नहीं हो सकती थी। ये आदमी, बस देखते जाओ। दौलत काफी गुस्से में था। वो निश्चित रूप से आर्यन के साथ कुछ बुरा करेगा। नीलामी काफी निराशाजनक थी। फीनिक्स मेजेस्टी आर्ट के बाद ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसमें आर्यन की दिलचस्पी हो। आर्यन केवल इस मोटे आदमी की संपत्ति की कीमत बढ़ाकर दौलत को चिढ़ा रहा था। आर्यन की रणनीति उत्कृष्ट थी। वो इस नीलामी में दौलत को अनगिनत प्रोफाउंड क्रिस्टल गंवाने पर मजबूर कर सका। लानत है, मैं बार बार क्यों हार रहा हूं? दौलत निराश था। वो हमेशा आर्यन से क्यों हार जाता है? हर बार जब दौलत रुकना चाहता है, आर्यन उससे आगे निकल जाता है। इससे वो बहुत चिढ़ जाता है। ठीक है, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हम मुख्य भाग पर पहुंच गए हैं। यहां आप इस नीलामी की सबसे उत्कृष्ट वस्तुएं देखेंगे। नीलामीकर्ता ने सभी से कहा कि ये अंतिम भाग है, जिसका स्थान पर यहां पर हर कोई इंतजार कर रहा था। हर कोई लंबे समय से इस मल का इंतजार कर रहा था। वे सभी ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि नीलामी के लिए किस तरह की वस्तु होगी। यही वो चीज है। स्वागत करें। नीलामीकर्ता ने सभी को स्वागत करने का आदेश दिया। सभी लोग तालियां बजाने लगे। वे सभी ये देखने लगे कि क्या दिखाया जाएगा। कुछ क्षणों बाद बहुत बंद कपड़ों में एक महिला प्रकट हुई। इससे निश्चित रूप से हर किसी को भ्रमित महसूस होने लगा। ये क्या है? हर कोई बहुत भ्रमित लग रहा था। वे सभी जो हो रहा था उससे उलझन में थे। कुछ लोग पहले से ही जानते थे कि गुलामों के लिए नीलामी होगी। ऐसा लगता है कि ये महिला वही गुलाम है। वो महिला, क्या ये वही महिला नहीं है जिसे मैंने पहले बचाया था? आर्यन को याद आया कि यह महिला कौन थी। वो निश्चित रूप से उस समय ग्रुप में मौजूद महिला थी। मुझे लगा कि वो किसी अमीर परिवार की युवती है। ऐसा लगता है कि मेरा अंदाजा गलत था। मंच पर मौजूद महिला को देखकर आर्यन पहले ही इस महिला की पहचान का निष्कर्ष निकाल सकता था। वो एक बहुत खास महिला है। शायद आप अपने जीवन काल में उसे कभी न देख पाएं। नीलामीकर्ता ने इन्फॉर्म किया कि वे शायद अपने जीवन में ऐसी महिला को फिर कभी न देख पाएंगे। उस महिला में ऐसा क्या खास है? नीलामीकर्ता ने जो कहा वो स्पष्ट रूप से एक अपमान था। यहाँ का एवरेज पुरुष अनुभवी था। वे सभी निश्चित रूप से बहुत सी महिलाओं से मिले थे। तो इस महिला में ऐसा क्या खास था? युवती, तुम अपनी कला का थोड़ा प्रदर्शन करके इन सबको अपने बारे में समझाती क्यों नहीं? नीलामीकर्ता ने उस सुंदर महिला से अपनी शक्ति दिखाने को कहा। अध्याय 1547। कीर्ति। युवती ने सिर हिलाया। उसने अपने शरीर से हुड और आर्टिफैक्ट हटाना शुरू किया। जब उसके शरीर से हुड और आर्टिफैक्ट हटाए गए तो पूरा कमरा तुरंत एक अत्यंत शक्तिशाली आकर्षण से घिर गया। इस महिला के पास मौजूद जन्मजात आकर्षण इतना मजबूत था कि पुरुष और महिला दोनों उसे देखकर उत्तेजित महसूस करने लगे। ये महिला आखिर क्या बला है? इसके पास इतना कड़ा आकर्षण कैसे है? सरस्वती और 7 फेरी सक्यूबस के सदस्य उस महिला को देखकर घबरा गए। यहाँ तक कि सरस्वती, जिसके पास पुरुषों को आसानी से लुभाने वाला विशेष शरीर था, उसे भी इस महिला की शक्ति को स्वीकार करना पड़ा। ये आकर्षण असाधारण है। यहाँ तक कि महिलाएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। ये महिला कौन है? सरस्वती खुद को सोचने से नहीं रोक सकी कि इस महिला के पास इतना शक्तिशाली और भयानक जन्मजात आकर्षण कैसे है।
उसने अभी तक किसी तकनीक का उपयोग भी नहीं किया है। ये बिना किसी दिखावे के शुद्ध है। आर्यन तुरंत देख सकता था कि इस महिला ने किसी तकनीक का उपयोग नहीं किया था। ये पूरी तरह से इस रहस्यमयी महिला के शरीर से निकल रहा था। अगर इसे कोई सम्मोहन तकनीक दी जाए तो मुझे डर है कि हर कोई इसके सामने घुटने टेक देगा। सरस्वती सोच भी नहीं सकती थी कि अगर उसके सामने मौजूद महिला को कोई सम्मोहन तकनीक दी जाए तो क्या होगा। ये निश्चित रूप से एक भयानक बात होगी। वो इस स्थान पर मौजूद हर किसी को नियंत्रित कर सकती थी। देवियों और सज्जनों, अपना परिचय दें। ये मिस कीर्ति हैं। वो आज रात की सितारा हैं। वो एक बहुत प्रसिद्ध कोठे से आती हैं। उनकी सुंदरता की इस दुनिया में बहुत प्रशंसा की जाती है। उन्हें कड़े प्रशिक्षण से भी गुजारा गया है, इसीलिए वो आपको निराश नहीं करेंगी। इसके अलावा वो अभी भी एक पवित्र कुंवारी हैं। नीलामकर्ता ने सभी को कीर्ति के बारे में बताया। उसने इस महिला की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी। वाह बढ़िया, ये दुर्लभ है। ऐसा लगता है कि वो वास्तव में इस जगह होने की हकदार है। लोग समझने लगे कि ये महिला इस जगह के लायक क्यों है। उसके पास कुछ ऐसा था जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को आकर्षित कर सकता था, और वे उसे पाना चाहते थे। अभी कीर्ति की सुंदरता का केवल थोड़ा सा हिस्सा ही उजागर हुआ था। नीलामकर्ता ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि इस जगह पर कोई हंगामा ना हो। कीर्ति का आकर्षण और सुंदरता ऐसी थी जिसे संभालना सामान्य लोगों के लिए आसान नहीं था। कमजोर दिमाग वाले लोग कीर्ति के आकर्षण से आसानी से नियंत्रित हो जाते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने जो हो रहा था उस पर से नियंत्रण खोना शुरू कर दिया था। गार्डों को सतर्क कर दिया गया। वे इस जगह को सुरक्षित करने के लिए कतारबद्ध हो गए ताकि कोई हंगामा ना हो। अगर कुछ भी हुआ तो वे तुरंत उपद्रवियों को रोक देंगे। इस महिला का आकर्षण और भी मजबूत होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस कड़े आकर्षण का सामना करना आसान नहीं है। आर्यन ने देखा कि स्थिति खतरनाक होती जा रही थी। कीर्ति की हरकतों के कारण लोग नियंत्रण खोने लगे थे। इस स्थान के लोगों में ये कहा जा सकता था कि पुरुष सबसे अधिक असुरक्षित थे। उन्हें कीर्ति के आकर्षण का विरोध करने में कठिनाई हो रही थी। यहाँ तक कि आर्यन को भी कीर्ति के आकर्षण का विरोध करने में कठिनाई हो रही थी। कीर्ति को देखने मात्र से आर्यन का शरीर प्रतिक्रिया करने लगा था। ये महिला वास्तव में कुछ खास है। आर्यन को स्वीकार करना पड़ा कि ये महिला वास्तव में असाधारण थी। आर्यन ने कीर्ति की ओर देखा। वो कीर्ति के दिल में उदासी महसूस कर सकता था। वो दुखी लग रही है। आर्यन ने देखा कि कीर्ति दुखी थी। संभावना थी कि उसे अपना वर्तमान जीवन पसंद नहीं था। मास्टर, क्या आप उसकी मदद करने के इच्छुक नहीं हैं? अवनी ने आर्यन से पूछा। उसने पूछा कि क्या आर्यन कीर्ति को इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद नहीं करना चाहता। अवनी, मेरे पास अभी कितने संसाधन हैं? आर्यन ने पूछा कि उसके पास अभी कितनी संपत्ति है। आपके पास परिद्वार के भंडार में काफी संसाधन होने चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल की संख्या करोड़ों से ऊपर होनी चाहिए। अवनी ने उत्तर दिया। तो फिर मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। चूंकि अवनी ने कहा कि आर्यन के पास बहुत सारे डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल हैं, इसलिए आर्यन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। आप जो चाहे करें, मैं आपका पूरा समर्थन करने की कोशिश करूंगी। अवनी ने आर्यन से कहा कि वो जो चाहे करे। आर्यन को इस तरह की चीज के लिए पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। गहन ऊर्जा वाले क्रिस्टल तो खोजे जा सकते हैं, लेकिन ऐसी महिला शायद ही आसानी से मिल सकती है। इसीलिए अगर विकल्प दिया जाए तो अवनी निश्चित रूप से दाव लगाने के लिए डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल का उपयोग करना चुनेगी। मुझे ये महिला पसंद है। मुझे लगता है कि मुझे ये महिला मिलनी चाहिए। दौलत की भी कीर्ति में दिलचस्पी थी। वो कीर्ति को पाना चाहता था। जल्दी कीमत बताओ। सभी ने कीमत खोलने का आदेश दिया। वे सभी कीर्ति के लिए ऊंची बोली लगाना चाहते थे। कृपया शांत हो जाइए। नीलामकर्ता ने सभी को शांत होने के लिए कहा। किसी तरह ये जगह इतनी अराजक हो गई थी। लोग भूखे भेड़ियों की तरह लग रहे थे जिन्होंने अपना शिकार देख लिया हो। मिस कीर्ति की शुरुआती कीमत 1 लाख है। आप सभी का बोली शुरू करने के लिए स्वागत है। नीलामकर्ता ने शुरुआती कीमत खोली। 1,01,000, 1,11,000, 1,25,000, 1,50,000, 2 लाख। कीमत बहुत जल्दी बढ़ गई। कुछ ही सेकंडों में नीलामी की कीमत 2 लाख तक पहुंच गई थी। 1 करोड़। एक जोरदार चीख गूंजी। इसने तुरंत सभी को बोली लगाने से रोक दिया। वो पागल कौन है? जो हुआ उसे सुनकर हर कोई चौंक गया। वे सभी इस अत्यंत अनुचित प्रस्ताव से पूरी तरह चकित थे। 1 करोड़ डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल एक बहुत बड़ी राशि थी। ये गुलाम व्यापारियों से हजारों बेहतरीन गुलाम खरीदने के लिए पर्याप्त थी। जिस व्यक्ति ने अभी कीमत खोली थी वो निश्चित रूप से आर्यन था। आर्यन ने सीधे कीमत को बहुत ऊंची सीमा तक बढ़ा दिया था।
ये पागल कौन है जिसने एक महिला की पहली रात के लिए इतना भुगतान किया? वो वास्तव में पागल है। लोग आर्यन को पागल समझने लगे। ये पागल कौन है? ये कहाँ से आया है? आत्मविश्वासी दौलत आर्यन की इस हरकत से दंग रह गया। उसने खुद इतनी ऊंची बोली लगाने की हिम्मत नहीं की थी। भले ही कीर्ति आकर्षक और आकर्षण से भरपूर लग रही थी, लेकिन 10 मिलियन एक बड़ी राशि थी। यहाँ तक कि दौलत जैसे स्तर के व्यक्ति को भी इतनी बड़ी मात्रा में क्रिस्टल इकट्ठा करने में लंबा समय लग सकता था। क्या मुझे उसके साथ खेलना चाहिए? लेकिन ये बहुत जोखिम भरा है। दौलत को संदेह था कि क्या उसे आर्यन के साथ खेलना चाहिए। वो पहले जो हुआ था उसका बदला लेना चाहता था, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा था। जाहिर है कि अगर वो खेलता है तो दौलत को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या आप में से कोई और बोली लगाने को तैयार है? नीलामकर्ता थोड़ा कांप गया। आर्यन की बात सुनकर वो भ्रमित लग रहा था। सच कहूं तो उसे उम्मीद नहीं थी कि कीर्ति का मूल्य इतना अधिक होगा। ये नीलामकर्ता की कल्पना से कहीं परे था। हर कोई चुप था। कोई भी मूर्ख आर्यन से मुकाबला नहीं करना चाहता था। पति, तुम सच में आश्चर्यजनक हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अमीर होगे। सरस्वती को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन एक गुलाम को खरीदने के लिए आसानी से 10 मिलियन क्रिस्टल खर्च कर देगा। 10 मिलियन के साथ अनगिनत गुलामों को प्रशिक्षित किया जा सकता था, और आर्यन ने इसका उपयोग सिर्फ एक गुलाम को खरीदने के लिए किया। ये स्वाभाविक रूप से काफी चौंकाने वाला था। तो कोई भी बोली लगाने को तैयार नहीं है। विजेता वहां वीआईपी रूम में मौजूद मास्टर हैं। नीलामकर्ता ने जल्दी से आर्यन को विजेता घोषित कर दिया। उसे डर था कि कहीं आर्यन अपनी बात से मुकर न जाए। कीर्ति उस व्यक्ति के बारे में बहुत उत्सुक लग रही थी। वो जानना चाहती थी कि वो किस तरह का अमीर व्यक्ति है जिसने उसे खरीदा है। अध्याय 1548। कीर्ति के सामने अनुबंध फाड़ दिया। आर्यन की नीलामी जीतने के बाद कीर्ति को छुड़ाने के स्थान पर ले जाया गया। आर्यन द्वारा भुगतान पूरा करने के बाद वह कीर्ति को अपने साथ ले जा सकता था। मैं जाकर देखता हूं, आर्यन ने कहा कि वो जाकर कीर्ति की स्थिति देखेगा। क्या तुम्हें साथ की जरूरत है? सरस्वती ने आर्यन से पूछा। उसने पूछा कि क्या आर्यन चाहता है कि वह उसके साथ चले। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे डर है कि तुम उसे डरा दोगी, आर्यन ने सरस्वती से कहा। आर्यन की बात सुनकर सरस्वती मुस्कुराई। उसने आर्यन की बात का बुरा नहीं माना। 7 फेयरी सक्यूबस की सदस्या ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थीं। वे आर्यन के साथ कीर्ति को लेने जाने वाले स्थान तक नहीं जा सकती थीं। आर्यन वीआईपी कमरे से बाहर निकला और भुगतान काउंटर की ओर बढ़ा। आर्यन ने खरीदी गई वस्तुओं की कीमत चुकाई और जल्दी से सब कुछ पूरा कर लिया। भुगतान पूरा करने के बाद उसे कीर्ति से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया, जो निर्दिष्ट स्थान पर उसका इंतजार कर रही थी। सेवकों का व्यवहार बहुत सम्मानजनक था। इसका कारण शायद ये था कि आर्यन ने नीलामी में अपने बहुत सारे संसाधन खर्च किए थे। आर्यन ने जो किया था वह कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था, इसलिए इस स्थान के सेवकों का आर्यन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना कोई अजीब बात नहीं थी। युवा मास्टर, कीर्ति अंदर हैं, कृपया अपने समय का आनंद लें। सेवक ने आर्यन को अंदर आने का निमंत्रण दिया। कीर्ति इस समय कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। आर्यन ने दरवाज़ा खोला और वह तुरंत उस कमरे में दाखिल हुआ जहां कीर्ति थी। जैसे ही आर्यन अंदर गया, उसका स्वागत एक बहुत ही सुगंधित खुशबू से हुआ। ये खुशबू काफ़ी लुभावनी थी। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया था। आर्यन तुरंत जान गया कि ये विशेष रूप से उसके आगमन के स्वागत के लिए तैयार किया गया था। आर्यन ने आगे देखा। उसने कीर्ति की उपस्थिति देखी। कीर्ति के बगल में एक महिला थी जो बहुत आकर्षक और काफ़ी सुंदर लग रही थी। वह महिला युवा दिख रही थी। भले ही वह अभी भी जवान थी, लेकिन उसके हाव भाव से बहुत अनुभवी होने का एहसास होता था। गॉड रेल्म में आर्यन तुरंत ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था कि उसके सामने मौजूद महिला एक युवा महिला थी। यहाँ महिलाओं को उनके रूप रंग से नहीं आंका जा सकता था। कीर्ति के बगल में खड़ी महिला मुस्कुराई। वह आर्यन के प्रति पूरी विनम्रता के साथ मुस्कुरा रही थी। स्वागत है युवा मास्टर, मेरा नाम वृषाली है। मैं कीर्ति की प्रभारी हूँ। इस महिला ने अपना परिचय दिया। पता चला कि वही थी जिसने कीर्ति को आज इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उसकी देखभाल की थी। आर्यन ने बस सिर हिलाया। उसने वृषाली की ओर देखते हुए अपनी सहमति दी। आर्यन को वृषाली नाम की इस महिला में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दिलचस्पी कीर्ति में अधिक थी। कीर्ति अभी भी नीचे देख रही थी। उसने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया था और आर्यन की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। युवा मास्टर, ये कीर्ति का गुलाम अनुबंध है, अब ये आपका है। वृषाली ने वह अनुबंध आर्यन को दे दिया। आर्यन ने अनुबंध स्वीकार किया और पुष्टि की कि ये कीर्ति का ही अनुबंध है। अब तुम हमें अकेला छोड़ दो। आर्यन ने वृषाली से कहा कि वह उसे और कीर्ति को अकेला छोड़ दे। बेशक, वृषाली ने सिर हिलाया। वह आर्यन को कीर्ति के साथ छोड़कर जाने वाली थी। अब जबकि कीर्ति आर्यन की संपत्ति थी, तो वृषाली को कीर्ति के जीवन को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं रह गया था।
कीर्ति, तुम्हें अपने नए मालिक को देखना चाहिए। वह एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो। वृषाली ने कीर्ति से अपना सिर उठाने और आर्यन की ओर देखने के लिए कहा। ये सुनकर कीर्ति ने अपना सिर उठाया और सीधे आर्यन की ओर देखा। जैसे ही कीर्ति ने आर्यन को देखा, उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। ऐसा लग रहा था कि कीर्ति थोड़ी शर्मा गई थी। अपने समय का आनंद लें, मैं चलती हूँ। वृषाली चली गई। उसने आर्यन और कीर्ति को अकेले रहने के लिए कुछ समय दिया। वृषाली के जाने के बाद स्थिति थोड़ी अजीब थी। इस जगह का माहौल सुनसान और शांत लग रहा था। एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन पास आया। उसने कीर्ति से अपना नाम पूछा। मेरा नाम कीर्ति है। कीर्ति ने आर्यन को अपना नाम बताया। कीर्ति, कितना सुंदर नाम है, आर्यन ने कीर्ति की ओर देखते हुए कहा। आर्यन ने देखा कि कीर्ति उसकी सोच से कहीं ज्यादा शर्मीली थी। तो कीर्ति, चलो कुछ गंभीर बात करते हैं, आर्यन ने कीर्ति से कहा। वह कीर्ति के साथ किसी गंभीर विषय पर बात करना चाहता था। कीर्ति ने आर्यन की ओर देखा। वह जानना चाहती थी कि आर्यन किस बारे में बात करना चाहता है। जीवन की सबसे बड़ी इच्छा, आर्यन ने पूछा कि कीर्ति के जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी। जीवन की सबसे बड़ी इच्छा, कीर्ति बुदबुदाई। वह आर्यन की बात सुनते हुए खुद से कह रही थी। हाँ, सही कहा, जल्दी बताओ, आर्यन ने कीर्ति से अपनी इच्छा बताने को कहा। मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीना चाहती हूँ। कीर्ति ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक सामान्य इंसान की तरह जीने की थी। ये बहुत अच्छे शब्द हैं, तो मैं तुम्हारी ये विनती पूरी करूंगा, आर्यन ने कीर्ति से कहा। चूंकि कीर्ति ने ये मांगा था, आर्यन इसे पूरा करने वाला था। उसने अपने हाथों में मौजूद गुलाम अनुबंध को फाड़कर नष्ट कर दिया। आर्यन ने जो किया वह निश्चित रूप से कीर्ति के लिए बहुत चौंकाने वाला था। कीर्ति को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन कुछ ऐसा पागलपन भरा काम करेगा। आर्यन ने अभी अभी उसे 10 मिलियन में खरीदा था, लेकिन अब जबकि आर्यन ने उसका अनुबंध ही नष्ट कर दिया, तो कीर्ति समझ नहीं पा रही थी कि आर्यन क्या चाहता है। आपने ऐसा क्यों किया? कीर्ति ने पूछा। उसने पूछा कि आर्यन ने ऐसा पागलपन भरा काम क्यों किया। क्या तुम्हें आज़ादी नहीं चाहती? मैं तुम्हें वो दे रहा हूं जो तुम चाहती हो। तुम अपनी मर्जी के अनुसार क्यों नहीं जीती? मुझे महसूस हो रहा है कि तुम इस वर्तमान स्थिति से दुखी और असहज हो, आर्यन ने कीर्ति से कहा। कीर्ति ने सीधे आर्यन की ओर देखा। आर्यन की बात सुनकर कीर्ति की नज़रों में आर्यन के प्रति भाव तुरंत बदल गए। अपने दिल में कीर्ति बहुत खुश थी। वह आर्यन जैसे अच्छे इंसान से मिली थी। ये जीवन भर का वो सौभाग्य था जो शायद केवल एक बार ही मिलता है। कीर्ति अचानक खड़ी हुई और उसने तुरंत अपने सामने खड़े आर्यन को गले लगा लिया। आर्यन चुप था जब उसने देखा कि कीर्ति क्या कर रही थी। कीर्ति की यह हरकत बहुत अचानक थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति आर्यन की बाहों में रोने लगी। वह आर्यन के इस उपकार पर रोने लगी थी। कोई बात नहीं, आर्यन ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश की। कुछ देर बाद कीर्ति आखिरकार शांत होने लगी। वह पहले की तरह सामान्य होने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? कीर्ति ने आर्यन से पूछा। मेरा नाम आर्यन है, आर्यन ने कीर्ति को अपना नाम बताया। तो युवा मास्टर आर्यन है, कीर्ति ने आर्यन से कहा। युवा मास्टर, तुम आज़ाद हो, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, आर्यन ने कीर्ति को उत्तर दिया। कोई बात नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे उम्मीद है कि अब से आप मेरा ख्याल रखेंगे, कीर्ति ने आत्मविश्वास के साथ आर्यन से कहा। अध्याय 1549 की भी सरतीत। तुम अचानक ऐसा क्यों कह रही हो? आर्यन ने कीर्ति से पूछा कि उसने इतने अचानक ये फैसला क्यों लिया। मैं अकेली नहीं रह सकती, इसलिए मैंने आपके साथ चलने का फैसला किया है। क्या इसमें कोई समस्या है? कीर्ति ने आर्यन से पूछा। आर्यन एक ऐसा व्यक्ति था जो कीर्ति के आकर्षण का सामना कर सकता था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि कीर्ति आर्यन के साथ रहने में रुचि रखेगी। कीर्ति अपनी शक्ति से थोड़ा डरी हुई थी। अगर उसकी ठीक से निगरानी नहीं की गई तो कोई भी निर्लज्जी पुरुष उसके साथ गलत काम कर सकता था। कीर्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसका ख्याल रख सके। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसके आकर्षण से प्रभावित ना हो, जैसे कि आर्यन, जो कीर्ति के सीधे संपर्क में होने पर भी सामान्य दिखता था। अगर सामान्य पुरुष कीर्ति के सीधे संपर्क में आते तो वे शायद कीर्ति के आकर्षण के गुलाम बन जाते। लेकिन क्या तुम सामान्य लोगों की तरह आज़ादी नहीं चाहती थी? आर्यन ने कीर्ति से पूछा। हाँ, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के साथ नहीं चल सकती। मैं आपके पीछे चलूंगी। मेरा मानना है कि आपके पास रहने से मुझे सुकून महसूस होगा, कीर्ति ने कहा। कीर्ति ने आर्यन के साथ जाने का फैसला किया। वो आर्यन के साथ सुरक्षित और सहज महसूस कर सकती थी। इसके अलावा आर्यन एक बहुत ही दयालु व्यक्ति है। ये इस बात से देखा जा सकता है कि उसने कितनी आसानी से उसका अनुबंध छोड़ दिया था। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए ऐसा ना करना ही बेहतर है। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, आर्यन ने कीर्ति से कहा। मुझे विश्वास नहीं होता, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे। मैं गलत नहीं हो सकती, कीर्ति ने आर्यन से कहा। तुम्हें कैसे पता कि मैं एक अच्छा इंसान हूं? आर्यन ने कीर्ति से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो एक भला आदमी है।
आप मेरे रक्षक हैं और स्वर्ग द्वारा भेजे गए व्यक्ति हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान होंगे, इसलिए कृपया मुझे छोड़कर ना जाएं। कीर्ति रोने लगी। उसे डर था कि आर्यन उसे अपने से दूर कर देगा। मास्टर, आपने अपनी हरकतों से उसे रुला दिया। अवनी खिलखिला उठी। जब उसने कीर्ति को रोते हुए देखा तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, मैं बस चाहता था कि वो अपने साथ अधिक स्वतंत्र रहे, आर्यन ने अवनी से कहा। वो केवल आपके साथ आना चाहती है, इसलिए बस उसे ले जाइए और अपने पास एक सेविका बना लीजिए, मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी, अवनी ने आर्यन से कहा। आर्यन ने कीर्ति को खरीदा था, इसलिए कीर्ति को निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी यदि उसे आर्यन की सेवा करने के लिए कहा जाए। ऐसा लगता है कि कोई और विकल्प नहीं है। आर्यन के पास कोई चारा नहीं था, वो इस स्थिति में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। कीर्ति वास्तव में आर्यन के साथ रहना चाहती थी, इसलिए आर्यन के पास उसे मना करने का कोई कारण नहीं बचा था। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगा, आर्यन ने आखिरकार कह दिया कि वो कीर्ति को अपने पास रहने देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं युवा मास्टर की सेवा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी, कीर्ति ने आर्यन से कहा। तो तुम क्या कर सकती हो? आर्यन ने पूछा कि कीर्ति क्या क्या कर सकती है। मैं सारा काम कर सकती हूँ, जिसमें बिस्तर गर्म करने का काम भी शामिल है, कीर्ति ने बताया कि वो क्या क्या कर सकती है। कीर्ति की बात सुनकर आर्यन लगभग गिर ही पड़ा। कीर्ति ने ये कहने की हिम्मत की थी कि वो बिस्तर गर्म कर सकती है। वो वास्तव में सुंदर है, लेकिन मैं लगभग भूल ही गया था कि वो एक कोठे में पली बढ़ी है, इसलिए उसका दिमाग भी थोड़ा कामुक होना चाहिए। आर्यन को याद आया कि कीर्ति एक कोठे में बढ़ी हुई थी। निश्चित रूप से कीर्ति ने पुरुष और महिला संबंधों जैसे अंतरंग मामलों पर बहुत शिक्षा प्राप्त की होगी। उसका आकर्षण अभी भी मजबूत है, भले ही उसने अपने शरीर पर एक आर्टिफैक्ट का उपयोग किया है। आर्यन को कीर्ति के करीब जाने की कोशिश करते समय थोड़ा संघर्ष करना पड़ा था। इस महिला का जन्मजात आकर्षण इतना अधिक था कि वो केवल कुछ संक्षिप्त संपर्कों से ही आर्यन को उत्तेजित करने में सक्षम थी। अवनी, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इस महिला के आकर्षण को दबा सके। आर्यन ने अवनी से कीर्ति के आकर्षण को कम करने के लिए कोई उपकरण मांगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ऐसा कुछ पावरफुल है। आप जानते हैं कि जो नुआ रिंग मेरे पास थी वो आपने मीनल को दे दी थी, इसलिए मेरे पास कीर्ति के सम्मोहन को सील करने में सक्षम कोई आर्टिफैक्ट नहीं है। इसके अलावा उसके पास जो सम्मोहन है उसे नियंत्रित करना बहुत आसान है, इसलिए इसे निश्चित रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है, अवनी ने दृढ़ता से कहा। कीर्ति और मीनल थोड़े अलग थे। मीनल का सम्मोहन तभी प्रकट होता था जब उसका चेहरा सामने आता था। इस बीच कीर्ति का सम्मोहन पूरे शरीर से निकलता था और सभी दिशाओं में फैलता था। इसका घेरा एक शहर को भ्रमित करने के लिए चौड़ा था। ऐसा लगता है कि इसे प्रशिक्षित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चूंकि अवनी के पास कोई साधन नहीं था, इसलिए आर्यन केवल कीर्ति की ही मदद कर सकता था। कीर्ति, इधर आओ, आर्यन ने कीर्ति को पास आने के लिए कहा। उसे कुछ बातें करनी थी। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। आर्यन का अंदाज बहुत गरिमापूर्ण है। कीर्ति की नज़रों में आर्यन एक बहुत ही सुंदर और करिश्माई युवा मास्टर की तरह है। कीर्ति, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा जन्मजात आकर्षण है? आर्यन ने कीर्ति से पूछा। हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। इसी वजह से बहुत से लोग मेरे साथ वार्तालाप नहीं कर पाते। ये मुझे विपरीत लिंग के साथ बातचीत करने में कम साहसी बनाता है। जब भी मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, लड़के राक्षसों में बदलने लगते हैं जो मुझ पर हमला करने की कोशिश करते हैं। कीर्ति ने आर्यन को अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया। ऐसा लगता है कि ये बहुत कष्टदायक है, आर्यन ने कीर्ति से कहा। ये वास्तव में बहुत परेशानी भरा है। मैं बस एक सामान्य जीवन जीना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये करना असंभव है, कीर्ति ने आर्यन से कहा। किसने कहा कि यह असंभव है? मैं इसे नियंत्रित करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आर्यन ने कीर्ति से कहा। सच में? क्या युवा मास्टर ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? कीर्ति की आंखें चमकने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसे आर्यन के साथ रहने की बहुत उम्मीदें थीं। बरखुरदार, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? आर्यन के पास कीर्ति से झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। आर्यन के लिए कीर्ति से झूठ बोलना बेकार था। तो मुझे अभी प्रशिक्षित करें, कीर्ति ने आर्यन से खुद को प्रशिक्षित करने के लिए कहा। शांत हो जाओ, तुम बहुत जल्दी में हो। आर्यन कीर्ति के उत्साह से प्रसन्न था, लेकिन यह महिला बहुत जल्दीबाजी कर रही थी। ठीक है, कीर्ति ने सिर हिलाया। वो आर्यन की बात सुनते हुए बहुत आज्ञाकारी लग रही थी। बहुत अच्छा, आर्यन कीर्ति से काफी प्रसन्न था। कीर्ति बहुत आज्ञाकारी थी और उसकी बात सुनती थी। फिलहाल तुम पहले इसे पढ़ो, आर्यन ने कीर्ति को आकर्षण की बेसिक तकनीकें सीखने के लिए कहा। एक बार जब कीर्ति सम्मोहन में कुशल हो जाएगी तो आर्यन को निर्देश देना आसान हो जाएगा। कीर्ति ने आर्यन से किताब ली। वो आर्यन द्वारा दी गई किताब की सामग्री को खोलकर पढ़ने लगी। चलो चलते हैं, आर्यन कीर्ति को अपने साथ ले गया। वो उस वीआईपी कमरे में लौटा जहां सरस्वती और अन्य लोग थे। जब आर्यन वीआईपी कमरे में पहुंचा तो उसने पाया कि सरस्वती और अन्य लोग पहले ही जा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वे एक बड़े दोहरी साधना संप्रदाय के बीच होने वाली बैठक में शामिल होने गए थे। वे पहले ही चले गए,
लगता है मुझे भी वहां पहुंचना होगा। सरस्वती और अन्य लोगों को बैठक में जाते देख आर्यन ने भी उसमें भाग लेने का फैसला किया। अध्याय 1550 युवा मास्टर, क्या आप चाय पीना चाहेंगे? सरस्वती के साथ जो संबंध उसका था, उसके कारण आर्यन आसानी से सरस्वती के ठिकाने का पता लगा सकता था। सरस्वती इस समय रेड रोज हेवन लैंड की एक मुख्य इमारत में थी। यहाँ आओ, मुझसे बहुत दूर मत रहो। आर्यन कीर्ति को अपने साथ ले गया। वो कीर्ति को किसी भी स्थान पर अकेला नहीं घूमने दे सकता था, क्योंकि इस महिला का उसकी सुंदरता और आकर्षण के लिए किसी के द्वारा अपहरण किया जा सकता था। युवा मास्टर बहुत दयालु हैं। अपने दिल में कीर्ति आर्यन जैसा कोई व्यक्ति पाकर आभारी थी। आर्यन वास्तव में बहुत दयालु था। कीर्ति आर्यन की पीठ से सटकर चल रही थी। वो आर्यन के बहुत करीब आ गई थी। कीर्ति कभी कभी आर्यन के साथ शारीरिक संपर्क भी कर रही थी। हो सकता है कि वो आर्यन को उकसाने के लिए ऐसा कर रही हो। आर्यन अभी भी एक सामान्य व्यक्ति था। जाहिर है कि कीर्ति के करीब होने पर उसने विशेष भावनाएं महसूस की। ये महिला निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसा कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है। अपने दिल में आर्यन जोर जोर से कोसने लगा। आर्यन जानता था कि कीर्ति ने निश्चित रूप से ये जानबूझकर किया होगा। कीर्ति का आकर्षण बहुत खतरनाक है। मुझे अपना संकल्प मजबूत करना होगा। आर्यन को मजबूत होना पड़ा, अन्यथा वो कीर्ति के सम्मोहन से प्रभावित हो जाता। फुफु मास्टर, ये एक बहुत अच्छी चीज लगती है। आप इसका उपयोग अपनी मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। अवनी ने आर्यन से कहा कि वो खुद को प्रशिक्षित करने के लिए कीर्ति का उपयोग कर सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये करना आसान है? ये काफी कठिन है, तुम्हें ये जानना चाहिए, आर्यन ने अवनी को उत्तर दिया। आर्यन को अभी भी कीर्ति के साथ कठिनाई हो रही थी, इसलिए जब वो कीर्ति के करीब होता था तो उसके लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल था। आप ये कर सकते हैं, मुझे आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। अवनी को यकीन था कि आर्यन बच निकलने में सक्षम होगा। ये कहा जा सकता था कि अवनी को वास्तव में आर्यन की क्षमताओं पर बहुत भरोसा था। आर्यन उसे कभी निराश नहीं कर सकता था। आर्यन ने अपनी नाक रगड़ी। अवनी को अपनी प्रशंसा सुन उसे आत्मविश्वास मिला। मैं निश्चित रूप से ये कर सकता हूं, आर्यन ने खुद को आश्वस्त किया। उसे यकीन था कि वो निश्चित रूप से कीर्ति के आकर्षण से जीत सकता है। आर्यन और कीर्ति रेड रोज हेवन लैंड में स्थित एक मुख्य इमारत में पहुंचे। इस इमारत के चारों ओर बहुत सारे गार्ड पहरा दे रहे थे और स्थिति को सुरक्षित कर रहे थे, क्योंकि अंदर बड़े और प्रभावशाली लोगों का जमावड़ा था। गार्डों ने आर्यन और कीर्ति की ओर देखा। जब गार्डों ने कीर्ति को देखा तो उन सभी के चेहरे लाल होने लगे। वे कीर्ति की उपस्थिति देखकर शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। कीर्ति उच्च प्रशिक्षित थी। वो एक उच्च श्रेणी की महिला की तरह चलने और अभिनय करने में सक्षम थी। उसका आभा मंडल इतना दबंग था कि साधारण लोगों के लिए उसके पास आना मुश्किल था। गार्डों ने आर्यन को नहीं रोका, उन्होंने आर्यन को अंदर जाने दिया। उन्होंने हमें बस अंदर जाने दिया। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि गार्ड उसे इतनी आसानी से अंदर जाने देंगे। युवा मास्टर एक महान व्यक्ति हैं, इसलिए उनके लिए आपको अंदर जाने देना कोई अजीब बात नहीं है, कीर्ति ने आर्यन से कहा। सच में, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक कमजोर व्यक्ति हूं, मुझे महान कैसे कहा जा सकता है, आर्यन ने उत्तर दिया। कीर्ति मुस्कुराई। ऐसा लगा कि आर्यन बहुत ही साधारण, लो प्रोफाइल रहना पसंद करता था। वो अन्य लोगों की तरह दिखावा और डींगे नहीं मारता था जिनसे कीर्ति अक्सर मिलती रहती थी। आर्यन के इतनी आसानी से अंदर जाने का कारण वास्तव में कीर्ति थी। कीर्ति की स्थिति काफी विशेष थी, इसलिए गार्डों के लिए कीर्ति और आर्यन को न रोकना कोई अजीब बात नहीं थी। आर्यन अंदर गया। वहां बहुत सारे शक्तिशाली लोग समूहों में बैठे थे। हर किसी के पास उच्च साधना थी। वे सभी संप्रदाय के टॉप अधिकारी थे, चाहे वे कुलपति हों, कुलमाता हों या बड़े एल्डर और कबीले के नेता हों। आर्यन ने सरस्वती और अन्य लोगों के ठिकाने की तलाश की। उसे जल्दी ही उनका पता चल गया। सरस्वती और 7 फेरी सक्यूबस की उपस्थिति बहुत विशिष्ट थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि आर्यन आसानी से उन्हें ढूंढ सका। कीर्ति के आने से सभी लोग आर्यन की ओर देखने लगे। यहाँ मौजूद लगभग सभी लोगों ने नीलामी में भाग लिया था, इसलिए जाहिर तौर पर वे जानते थे कि ये सुंदर युवक वही है जिसने सिर्फ एक सांस में 10 मिलियन खर्च किए थे। तो वो वही पागल है जिसने अनुचित कीमतों पर गुलाम खरीदे हैं। वो कहाँ से आया है? सभी लोग आर्यन की पहचान का अंदाजा लगाने लगे। उन्होंने आर्यन को पहले कभी नहीं देखा था। लानत है, तो उसने ही गुलाम को खरीदा है। ये अजीब नहीं है, वो बहुत अमीर होगा। दौलत ने आर्यन की ओर देखा। पता चला कि जिस व्यक्ति से वो पहले लड़ रहा था वो आर्यन ही था। ये कोई अजीब बात नहीं होती अगर दौलत बार बार हारता रहता, क्योंकि नीलामी में उसका मुकाबला फिर से आर्यन से हुआ था। सौभाग्यवश मैंने पिछली बार कुछ बुरा नहीं किया, अन्यथा मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। दौलत ने चैन की सांस ली कि उसने पिछली नीलामी में हस्तक्षेप नहीं किया, वरना वो शायद बड़ी मुसीबत में होता। तुम इसे वास्तव में अपने साथ लेकर आए? ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर हंगामा करने की कोशिश कर रहे हो। सरस्वती ने देखा कि आर्यन क्या कर रहा था। आर्यन जो कर रहा था उससे इस जगह पर शोर मच रहा था। लोग शायद पहले से ही उस व्यक्ति की पहचान जानते थे जिसने नीलामी में हलचल मचाई थी। उन सभी को अब पता चल गया था कि आर्यन ही वो व्यक्ति था जिसने नीलामी के दौरान हंगामा किया था। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। तुम जानती हो कि वो बहुत सारे भूखे भेड़ियों को आकर्षित करती है। अगर मैं उसे छोड़ देता तो तुम जानती हो कि उसके साथ क्या होता। आर्यन सरस्वती का मतलब समझ गया था। समस्या ये थी कि आर्यन कीर्ति को अकेला नहीं छोड़ सकता था, वरना इस जगह पर घूम रहे भूखे भेड़ियों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता।
आर्यन, तुम उसका इतना ख्याल रख रहे हो, मुझे जलन हो रही है। चामिका और अन्य लोग ईर्ष्या कर रहे थे जब उन्होंने सुना कि आर्यन कीर्ति का बहुत ख्याल रख रहा है। क्या तुम उसकी जगह बदलना चाहोगी? आर्यन ने सभी को कीर्ति के साथ जगह बदलने का आमंत्रित किया। मैं तो बस मजाक कर रही थी, इतने सीरियस मत हो। चामिका खिलखिला उठी। वो बस आर्यन के साथ मजाक करना चाहती थी। कीर्ति, पहले तुम सरस्वती और अन्य लोगों से जान पहचान कर लो। आर्यन ने कीर्ति को अपना परिचय देने के लिए कहा। जी। कीर्ति ने आर्यन की बात मानी। उसने सरस्वती और अन्य लोगों से अपना परिचय देना शुरू कर दिया। सरस्वती, चैत्रा, चित्रा, चंद्रा, चामिका, चारुणी, चित्रांगदा और चित्राक्षी ने काफी अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने कीर्ति को अपना परिचय दिया। इन सभी के साथ युवा मास्टर का किस प्रकार का संबंध है? उनके संबंध बहुत अच्छे लग रहे हैं। कीर्ति को आर्यन के सरस्वती और अन्य लोगों के संबंधों के बारे में जिज्ञासा होने लगी। कीर्ति को जितना याद था, सरस्वती और अन्य सदस्य ऐसी महिलाएं थीं जिनके पास जाना आसान नहीं था। वे सभी ऐसी महिलाएं थीं जिनका विपरीत लिंग के साथ घुलना मिलना आसान नहीं था और वे पुरुषों के साथ खेल खेलने की आदी थीं। लेकिन इस समय जो दिख रहा था वो काफी चौंकाने वाला था। कीर्ति ने देखा कि सरस्वती और 7 फेरी सक्यूबस वास्तव में आर्यन को बहुत महत्व देती थीं। क्या ये अभी तक शुरू हुआ है? आर्यन ने पूछा कि क्या ये बैठक शुरू हो गई है। वो जानना चाहता था कि क्या ये सभा शुरू हो गई है। ये बस शुरू होने वाली है। सरस्वती ने सूचित किया कि बैठक शुरू होने वाली थी, केवल कुछ महत्वपूर्ण लोगों का आना अभी बाकी था। मैं समझ गया। आर्यन ने सिर हिलाया। ऐसा लगा कि उसे बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। युवा मास्टर, क्या आप चाय पीना चाहेंगे? कीर्ति ने आर्यन को चाय की पेशकश की। अगर आर्यन चाहता तो वो सीधे उसके लिए चाय बनाती। अवश्य। आर्यन ने कीर्ति की अच्छी नीयत को नहीं ठुकराया। उसने कीर्ति को अपने लिए चाय बनाने की अनुमति दे दी।